संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद के इन गूढ़ रहस्यों को लेकर के, आयुर्वेद के सिद्धांत को लेकर के, आयुर्वेदिक चिकित्सा के सामर्थ्य को लेकर के हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और हमने अभी तक विविध विषयों में चर्चा की, उसमें विशेष कर करके आयुर्वेद में जो जिसको त्रिदोष कहा जाता है, जो त्रिदोष सिद्धांत है, हमने उसकी बात, और हम इसी संदर्भ में आज चर्चा करने वाले हैं। हमने वात की बात करी, हमने पित्त की बात करी, आज हम कफ की बात करने वाले हैं। वात, पित्त, कफ, ये तीन त्रिदोष माने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कफ क्या है, या कफ की क्यों आवश्यकता है, या कफ बढ़ने से या विकृत होने से क्या शरीरगत परेशानियां होती हैं, इसको आप समझिए। क्योंकि एक हम सब का यदि ये इतना भी सामर्थ्य हो जाए कि आयुर्वेद की जो बेसिक नॉलेज है उसको भी यदि हम जान पाएँ, तो ये अपने शरीर के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, देश को स्वस्थ बनाने में ये एक महत्वपूर्ण योगदान हमारा हो सकता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कफ श्लेष्मा का परिचय, कि ये कफ श्लेष्मा क्या है। यदि हम कफ शब्द का जो अर्थ है, यदि हम उसकी बात करें तो संस्कृत में इस तरह से लिखा है कि केना जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ, कफः, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का ही दूसरा नाम श्लेष्मा भी है। इसका अर्थ है श्लिष्यति इति श्लेष्मा, अर्थात जो संयोग करता है या संश्लेषण करता है वह श्लेष्मा कहलाता है। यह दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है तथा शेष दोनों, पोषण तो करता ही है, साथ में दोनों वात और पित्त को भी नियमित करता है। यानी कि वात और पित्त को, जो उसको डिसबैलेंस हुई चीज़ को यदि बैलेंस करना हो, तो वात और पित्त को यदि बीच में कफ आ जाता है तो वात को भी और पित्त को भी वो कंट्रोल करने का काम करता है। और शरीर को जो स्निग्धता चाहिए, चिकनाहट जिसको बोलते हैं, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, गीलापन जो चाहिए हमको, या हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर जो श्लेष्मा है, लचीलापन है, वो भी ये मिलाने का कार्य भी यह कफ के द्वारा ही होता है। और इसी तरह से ये है शरीर में वृद्धि होना, या काम शक्ति आदि की वृद्धि होना, बल है, उत्साह है, या शरीर में जैसे चोट वगैरह लगता है तो जो भरने का काम है, या मैं ये कहूँ कि रोगों की जो आक्रमण जो है, रोगों को रोकने का जो शक्ति है, या मानसिक और जो शारीरिक श्रम करने की जो क्षमता है, या जैसे कहें कि जो कफ प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, ये तो होता है कफ का गुण हो गया, क्षमताएं हो गया। और इसके यदि स्वभाव के रूप में बात करें तो जैसे जो कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है वो थोड़ा क्षमाशील होता है, थोड़ा शीतल होता है, थोड़ा ठंडा होता है, वो उसके अंदर थोड़ी धैर्य होता है, थोड़ा सा एकदम शांत रहता है, ज्ञान, विवेक, मानसिक स्थिरता, इस तरह से जो है ना, ये कार्य और जो गुण हैं ये सब कफ के अधीन हैं। यदि शरीर में पित्त की गर्मी है, वात की रुक्षता बढ़ जाए, तो ये दोनों को रोकने का काम कफ ही करता है। यानी कि वायु गति को दिखाता है, पित्त चंचलता को देता है, तो दोनों को बैलेंस करने का काम कफ करता है। यदि हम एक तरह से कहें कि जो कफ होता है वह थोड़ा सा आलसी टाइप होता है, या ढीला भी होता है, पर वो अपने आप में जो स्निग्ध चिकने स्रावों की मात्रा बढ़ाता पूरे शरीर में, और जो हमारी जो टिश्यूज हैं, डैमेज हुई टिश्यू को भी यह रक्षा करता है। और जो कफ है वो निद्रा को भी लाता है, और इसीलिए जिनको कफ बढ़ा हुआ होता है उसको ज़्यादा नींद आती है, तो ये ज़्यादा कफ बढ़ना भी ये खतरनाक है। तो इसीलिए ये क्या कि ये तमोभाव, यदि हम एक तरह से कहें कि जो शरीर में ये जो तमोभाव की वृद्धि का कारण भी, यानी वह अत्यंत सतोगुण को भी ले जाता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं उसको एक यौगिक भाषा में आपको समझाऊं, निद्रा जैसे होता है कि आदमी जब बहुत ही ध्यान में होता है या निद्रा में होता है तो बहुत ही फर्क होता है। तो ध्यान की स्थिति भी वो कफ से जल्दी आ जाती है, और निद्रा की स्थिति भी कफ से आती है। तो जब ध्यान में बैठे बैठे भी आदमी सो जाए तो ध्यान नहीं है ना, यानी कि सतोगुण से तत्काल सात्विकता से एकदम तमोगुण की तरफ पहुंच जाता है। यानी कि कफ जब वो सही स्थिति में होता है वो सात्विकता को बढ़ाता है, और इसी तरह से वो अधिकता में जाता है तो
तो वो तमोगुण का कारण भी बनता है, इसको समझिए आप। इसीलिए किसी भी कारण से शरीर में कफ की मात्रा में यदि एकदम कमी आ जाए तो क्या होगा, उससे जो विरोधी दोष है पित्त और वायु बढ़ जाएंगे, यानी कि दोनों को रोकने का काम, यानी कि जो हमारा जो कफ है वो पित्त को भी रोक करके रखता है और वायु को भी रोक करके रखता है। इसीलिए पित्त जो है धातुओं का क्या करता है, शोषण करने लगता है। तो इससे जो हमारे जो कोश हैं उसके बीच में जो सच्छिद्रता होने से वात एकाग्र होने लगता है, यानी कि एकत्र होने लगता है। जब पित्त बढ़ेगा वो दोषों शोषण करेगा हमारे उसका तो तत्वों का, तो फिर क्या करेगा, वायु एकत्र होने लगेगी। इसी तरह से फिर संधियों में, हृदय में, शरीर में, दूसरे अंग में भी फिर प्रकोप बढ़ने लगेगा। यानी कि पित्त ने जो श्लेष्मा है, कफ के जो तत्व हैं उनको शरीर में से खींच लिया, तो वायु के लिए जगह बन गई, वो घुस गया, तो फिर वो कड़कड़ करने लगेगा, दुखने लगेगा और उसमें फिर वो एक तरह से कफ क्या करता है कि शरीर के जो कोश हैं उनको पुष्टि प्रदान करता है, उसमें जो है पोलापन नहीं रहने देता, यानी कि वात का संचार नहीं हो पाता। जब कफ होगा, जब श्लेष्मा होगी, तो वायु का संचार न होने से हमारे शरीर के अंदर में वायु की वृद्धि नहीं हो पाएगी। अपने अपने जो आश्रय स्थान है, कार्यों के आधार पर यदि देखा जाए तो ये जो कफ है उसके भी 5 ही भेद माने गए। जैसे वायु के भी 5 भेद थे, पित्त के भी 5 भेद थे, तो ये इसके कफ के भी 5 ही भेद हैं। पहला है क्लेदक, दूसरा है अवलंबक, तीसरा है बोधक, चौथा है तर्पक और 5वां है श्लेषक। इस तरह से ये इसके 5 भेद हैं। और आयुर्वेद में कफ के प्रकोप से जो होने वाली जो बीमारियां हैं वो 20 संख्या में 20 मानी गई, यानी कि 20 माने गए। ये बाकी की तुलना में वायु 80 है, पित्त 40 है, कफ सिर्फ 20 है। तो कफ जो श्लेष्मा का जो स्वाभाविक जो गुण है कि कफ का गुण क्या है, मैं अब इसको थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए इसको। कि जैसे कि दोषों में महत्व की क्रम की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से इसका स्थान तो तीसरा तो है, परंतु यहाँ पर इसको आपको समझने की जरूरत है कि इससे संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं वो क्या है। कफ जो होता है वो गुरु यानी कि भारी होता है। कफ की जो प्रकृति है वो भारी है, वो शरीर को भी भारी कर देता है। शीतल है, मृदु है, मृदु का मतलब श्लेष्मा होने की वजह से मुलायम है, स्निग्ध है क्योंकि वो मुलायम के होने के साथ में चिकनाहट युक्त है, मधुर है और स्थिर तथा पिच्छल है। पिच्छल का मतलब चिकना, चिपचिपा, मुलायम। ये 3 चीज समझिए, चिकना, चिपचिपा, मुलायम। ये जो है ये कफ की पहचान है। तो इसीलिए कहा गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिरम अपि छिला, यानी कि ये इसके श्लेष्मण प्रशमम यान्ति विपरीत गुणैर्गुणः, कि यही इसके स्वाभाविक गुण हैं। इसके अतिरिक्त यह मंद तथा यदि यह नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्लिन्न गीला होगा, इसका रंग सफेद, स्वाद मधुर। इस तरह से कफ के विषय में शास्त्रों में वर्णन किया है। और जिस व्यक्ति के शरीर में, जैसे मान लीजिए हम पता कैसे करें कि किसके शरीर में कफ ज्यादा है, तो जिसके शरीर में कफ की जो दोष की अधिकता होती है तो उसको हम प्रकृति से तो कफ प्रकृति कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कि कफ वाले के पास सिर्फ कफ ही होता है, पित्त वाले के पास सिर्फ पित्त होता है, वायु वाले के पास वायु ही होती, नहीं, तीनों ही तत्व सबके शरीर में विद्यमान होते हैं, परंतु जो तत्व जिसके शरीर के अंदर अधिकता है उसके हिसाब से उसको ही प्रकृति माना जाता है। और ये उस व्यक्ति को ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कफ का कौन सा गुण क्या प्रभाव डालता है इसको मैं अभी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसको आप समझिए कि कफ गुण शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। भारीपन, यानी कि शरीर में भारीपन है, एकदम शिथिलता है, कुछ करने का मन नहीं है, या उसके बाद में भारीपन के साथ साथ में तो उसका जब भारीपन हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव क्या होता है। आप ये कहेंगे ना, प्रभाव होने पर स्थिरता रहेगी, आदमी थोड़ा सा पड़ा पड़ा रहेगा, या फिर चलने भी होगा तो दौड़ेगा नहीं, तेजी से नहीं चलेगा। आप देखोगे वो आराम आराम से एकदम कछुए के चाल पर मस्ती मस्ती धीरे धीरे। ये कफ का एक पहला एकदम बड़ा पहचान है। दूसरे फिर आप कहेंगे शीतलता, जैसे मैंने कहा ना कि उसके बहुत सारे लक्षण है, उसमें से शीतलता दूसरा है। तो इसका फिर प्रभाव क्या होगा, शीतलता ज्यादा होने से
शरीर में जो शीत तत्व ज्यादा होने से क्या होगा, जठराग्नि मंद पड़ेगी, पित्त स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, वायु की गति कम होगी, तो फिर क्या होगा, भूख ही नहीं लगेगी। जब जब ज्यादा शीतलता रहती है, आपने देखा कि ठंड में प्यास कम लगती है, क्योंकि शरीर में जब शीत तत्व की अधिकता होती है तो प्यास भी कम लगेगी। अच्छा, जब ठंडक होती है तो फिर गर्मी भी कम लगेगी, क्योंकि उससे शरीर के अंदर पहले से ही एक वो है शीतलता है, तो थोड़ी सी गर्मी कम लगती है, और गर्मी कम लगेगी और ठंडक होगी तो पसीना भी स्वाभाविक रूप से कम आएगा। पित्त प्रकृति वालों को पसीना भी ज्यादा आता है, परंतु ये जो कफ वालों को पसीना भी कम आता है। तीसरी बात, जैसे कहा कि उसकी जो पहचान है, हम कहते हैं ना मृदुता या कोमलता उसकी एक पहचान है कफ की, तो उससे फिर उसका प्रभाव क्या होता है। कफ की प्रकृति मृदुता और कोमलता होने की वजह से आप ये ध्यान रखिए, शरीर में सुंदरता, एक जो कफ प्रकृति को तो मस्त भी रहते हैं, एकदम प्रसन्न रहने वाला, और दूसरा जो गोरे लोग हैं, चिकने चट्टे जो हैं, यानी कि जो सुंदरता वह कफ के कारण से ज्यादा होता है। यानी कि जिन देशों में, जिन लोगों में कफ की अधिकता होती है वो सुंदर होते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, क्योंकि कफ प्रकोपित होने से वो कफ का जो स्थान है वह हमारे गला, फेफड़े, हृदय, ये सब स्थान कफ के स्थान हैं। ज़्यादा जो एकदम तुरंत प्रभाव पड़ता है तो हमारी जो नासा है, नासिका है, वो कफ का स्थान है। इसीलिए जितने भी जो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनका प्रभाव तुरंत उन अंगों पर पड़ता है। क्षमा करिएगा, इसीलिए यूरोप और अमेरिका आदि देशों में यह जो एक ये अनुसंधान का विषय हो सकता है, जो बैक्टीरियल और वायरल रोगों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शायद ये कोविड-19 का भी जो प्रभाव आप देखेंगे, जो अमेरिका